वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग फिजिक्स का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मीन्स कि रिफ्रैक्शन के नियम। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में देखा था। उसी लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन से जो लॉ निकले, जो नियम निकले, उन्हें हमें डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। तो देखिए, पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल तीनों ही रे एक ही प्लेन पर लाई करती है। वो कैसे? ये अगर इस लाइन की बात करें तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है, जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। ये सरफेस है जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये इसी सरफेस से लाइट क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है और इसी पर नॉर्मल है। ये जो डॉटेड लाइन है, दिस डॉटेड लाइन इज नोन एज नॉर्मल। और अगर हम इस रे की बात करें, दिस रे इज़ इंसिडेंट रे एंड दिस रे इज़ रिफ्रैक्टेड रे। तो आप देख रहे हो कि एक ही सरफेस पे तीनों हैं, यानी कि इंसिडेंट रे भी इसी सरफेस पे है और रिफ्रैक्टेड रे भी जो दूसरी मीडियम में गई तो कहीं ना कहीं इसी सरफेस से होते हुए जा रही है। तो ये भी इसी सरफेस पे और नॉर्मल भी क्या है? एक ही सरफेस पे है। यानी टोटली मिला के कहने का मतलब कि तीनों रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या है? वो एक ही सरफेस पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये तो पहला नियम था। और इसके पहले रिफ्रैक्शन के भी रूल थे। आपको पता होगा कि जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लेकिन वो होमोजीनियस मीडियम में होना चाहिए, तो उस केस में क्या करती है वो नॉर्मल, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। और अगर रेयर टू डेंसर लाइट गो करती है, अगर रेयर टू डेंसर लाइट जाती है तो उस केस में आपने देखा था कि जो रिफ्रैक्टेड रे था वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, यानी कि नॉर्मल के पास आती है। लेकिन जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंट्री करता है तो उस केस में आपने देखा होगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर हटती है, ठीक है। तो ये तो रूल्स थे, मैंने रिमाइंड करा दिया। ये पहला नियम था, पहला लॉ था, मैंने बताया जो अभी। अब सेकंड लॉ आप पढ़ोगे, स्नेल्स लॉ। देखिए, स्नेल्स लॉ होता क्या है? सबसे पहले आप ये देख ही रहे हो, नॉर्मली जो मैंने रिफ्रैक्शंस का बताया कि लाइट क्या हुआ? एंट्री किया है ना, मतलब इंसिडेंट रे है और वो क्या किया? उसी सरफेस से वो रिफ्रैक्टेड रेज दिखा रहा है, ठीक है। एक ही मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब मान लीजिए वही लाइट है उसी मीडियम में, जैसे ये रेयर टू डेंसर एंट्री करा तो इसी तरीके से यहाँ भी लाइट क्या करिए? रेयर टू डेंसर एंट्री करिए। बट आप देख रहे हो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इसकी इंसिडेंट, यानी कि इसकी जो इंसिडेंट एंगल है वो ज़्यादा है, इसकी इंसिडेंट एंगल थोड़ी कम है। तो जब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल होगा तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड जो एंगल है वो भी उसी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ होगा। हालांकि कहे जाएंगे वही कॉन्सेप्ट की, मतलब कि नॉर्मल की ओर झुक रही है, बट इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जैसे यहाँ पे इंसिडेंट एंगल इंक्रीज़ किया वैसे यहाँ पे भी रिफ्रैक्टेड रेज इंक्रीज़ किया, ठीक है। उसी तरीके से आप तीसरा भी बनाओगे, तीसरे भी अगर आप इंसिडेंट रे को लोगे कि और एंगल कम कर दोगे तो उसी के रिस्पेक्ट में आपके रिफ्रैक्टेड रेज कम हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आपका मीडियम सेम है। टोटली मिला के आप कुछ भी करो, एंगल कुछ कितना भी मूव कर, मतलब कि कितना भी आप इंक्रीज़ करो, डिक्रीज़ करो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है जो रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट की एंट्री होती है। तो उसके अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट आया कि किन्हीं दो मीडियम के लिए, कोई दो मीडियम है जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की साइन एंगल तथा रिफ्रैक्टेड रे की साइन एंगल का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। फिर से सुनिए कि ये टू मीडियम के लिए इंसिडेंट रे का जो साइन एंगल होता है, यानी कि इंसिडेंट रे का साइन आई तथा आप कह लीजिए कि रिफ्रैक्टेड रे का साइन आर, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे के केस में आप साइन आर कहोगे, उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो साइन आई तथा साइन आर का की जा जो होती का रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, आपने देखा एन, इसके 1 and 2 इस तरीके, ये कांस्टेंट टर्म दिखा। 1 and 2 का मतलब देखिए होता क्या है कि इस कांस्टेंट, जिससे फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। यानी कि फर्स्ट मीडियम है, ये 1 का मतलब क्या? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। या फिर कहीं कहीं आप देखोगे कि इस तरीके से लिखा गया साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने एंगल बढ़ाया तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो दिस इज द कांस्टेंट टर्म
अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर, जैसा मैंने पहले अभी लिखा था वही लिख दिया। वन मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, n2 अपॉन n1, ठीक है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 लिखते हैं हम, या इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा 2, मतलब इतना रिलेशन होता है। इस रिलेशन में न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आते तब पता चलेगा कि इसका यूज़ क्या है। v1 की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, और ये भी वेलोसिटी है, और ये लैम्डा की अगर बात करें तो ये वेवलेंथ होता है, जो लाइट इंसिडेंट करी उसकी वेवलेंथ, और अगर मान लीजिए कि लाइट रिफ्रैक्टेड हो रही है तो उस केस में उसका वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है। पावर ऑफ लेंस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेंस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ लेंस। तो अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, ठीक है, टू सरफेसेस वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, यानी कि एक लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। जैसे आपने देखा होगा कि लेंस पे आपने लाइट को इंसिडेंट कराया तो वो आराम से उसको पास कर जाती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ही होता है कि जिसको लाइट इजी गोइंग में पास कर जाए वो आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, और लेंस ऐसे ही बनाया जाता है। और इसमें जो बाउंडेड होते हैं वो टू सरफेस से बाउंडेड होते हैं। एक सरफेस उसका क्या होता है, स्फेरिकल होता है, वन ऑफ विच मस्ट बी, वो कैसा सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस का होता है, कहीं भी आप देख लो। तो ये तो था लेंस कि लेंस कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट कह लीजिए मीडियम है जिसके थ्रू लाइट क्या करती है, एंट्री करती है और आराम से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो देखिए दिस इज मतलब ये जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में आप ध्यान से देखो जो कि मिड का हिस्सा जो पार्ट होता है वो थिक होता है, मिड का पार्ट जो होता है वो मोटा होता है। लेकिन अगर हम बात करें एजेस, दिस इज एजेस, ये आपका एजेस हो गया ना, एजेस बिल्कुल, एजेस के पास एजेस बिल्कुल कह लीजिए एक पॉइंट की तरह दिख रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे एजेस की आप जाओगे तो वो पतला होता जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि जो आपका एजेस का पोर्शन होता है, जो यानी कि एज का पोर्शन हो गया, एज वाला पार्ट होता है वो मोटा होता है, थिक होता है। लेकिन अगर हम मिडिल का पार्ट देखें तो मिड का पार्ट कैसा होगा, वो थिन होता है, वो पतला होता है। तो देयर आर मतलब कि ये कह लीजिए कि टू मेजर डिफरेंस होते हैं यहाँ पे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव लेंस से तो मैंने दिखाया, अभी शो किया, अभी कॉनकेव लेंस होता क्या है वो चीज़ पढ़ेंगे। अब ये कॉनकेव लेंस मैंने बना दिया। मान लीजिए इस पर पैरेलल लाइट जैसे पैरेलल ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है। जब इस पर पैरेलल ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आप देखोगे कि ये क्या करती है, लेंस इन सारे लाइट को कन्वर्ज कर देती किसी पॉइंट पे। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया है ना, किसी पॉइंट पर इस पैरेलल लाइट को इस लेंस ने क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। इसलिए इनका नाम कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, अपने से जितनी भी आने वाली लाइट है, पैरेलल लाइट है, उसको क्या करती है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देती है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। सेकंड जो हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस देखिए क्या होता है कि कई तरीके की पैरेलल लाइट एंट्री की, जब ये पैरेलल लाइट इस लेंस के अंदर एंट्री करती है तो वो क्या करती है, डाइवर्ज होता है। इसमें क्या कर रही थी, एक पॉइंट पर मिल जाती थी ना, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट नहीं करती है बल्कि वो फैल जाती है, डाइवर्ज कर जाती है, जिसके कारण इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो ये है मेजर डिफरेंस कि क्या होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। एक ये उत्तल लेंस हो जाता है और ये और उत्तल लेंस जिसको कहते हो आप। यहाँ पे भी कन्वर्जिंग लेंस देख लीजिए, 3 टाइप के होते हैं। डाइवर्जिंग लेंस ये टाइप होते हैं, इसको बस आप नोट कर लेना, हालांकि इसको एग्जाम में मत करना, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस। बेसिकली पावर ऑफ लेंस होता है क्या, पावर ऑफ लेंस की अगर हम बात करें तो 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि जो फोकस दूरी होती है। फोकल लेंथ हम कैसे करते हैं, मैं यहीं से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये जो है, अगर मान लीजिए लाइट यहाँ से, ये जो पॉइंट होता है यही फोकस हो गया, और यहाँ से जो ओ के बीच की मिड की डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होती है। तो जो फोकल लेंथ, फोकस दूरी होती है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है लेंस का। तो कोई भी आपसे पूछे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, है ना।
फोकस दूरी के अनुपाती होती है आपकी पावर ऑफ लेंस। बाकी आपके डेफिनेशंस दिए हुए हैं, आप करिएगा, मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब अगर मान लीजिए कि अगर फोकल लेंथ की वैल्यू कम होगी तो पावर ऑफ लेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि अगर ये डिक्रीज़ करती है तो पावर क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है ना यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी है, द शॉर्टर द फोकल लेंथ द ग्रेटर द पावर ऑफ द लेंस। लेंस के पावर को हम किस में मेज़र करते हैं, यानी इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। जो लेंस की पावर है उसको हम लोग मेज़र डायोप्टर में कहते हैं, जिसको कैपिटल डी से शो किया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 2 लेंस है। ठीक है, अब 2 लेंस है जिसकी एक की पावर P1 है, दूसरी की पावर P2 है। फोकस, इसकी फोकस दूरी की बात करें तो 1/f फोकल 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आप लिख सकते हो। P इज इक्वल टू 1/f ही तो होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसमें से एक लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो f होगा, टोटल लेंथ होगा, फोकल लेंथ होगा, वो पॉजिटिव में होगा, और अगर मान लीजिए कॉन्केव लेंस है तो वो नेगेटिव में होगा। अब मैंने यहाँ बता दिया है, जो कि थोड़ा सा ही इसमें पढ़ना है पावर ऑफ लेंस में, ज़्यादा 12th की तरह जैसे आप लोगों ने पढ़ा था उतना नहीं है सिलेबस में, बस थोड़ा सा ही पढ़ना है पावर ऑफ लेंस क्या होता है, और उस पर छोटे मोटे एग्जाम्पल क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन इसी पर देख लीजिए, फाइंड द पावर ऑफ फर्स्ट अ कॉन्केव लेंस 30 सेंटीमीटर, मतलब कि फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या है आपके, 30 सेंटीमीटर कुछ नहीं है, f दिया गया है। ठीक है, और दूसरे का पावर निकालना जो कि कॉन्केव लेंस है, जिसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ दिए हुए हैं गिवन। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप फिर से लिख लो, फोकल लेंथ है, f की वैल्यू है। अब 30 सेंटीमीटर को मुझे क्या करना है, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये 0.3 आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू 1/f 0.3 अगर आप पुट करते हो, इसको सॉल्व करोगे, मीटर में करोगे तो देखिए मीटर में कन्वर्ट हो जाए। डायोप्टर को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, 3.33 मीटर पे इन्वर्स। ठीक है, तो ये आपकी रिजल्ट आ गई। इसी तरीके से दूसरा है, दूसरा मान लीजिए कि इन्होंने दे दिया है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव के लेंस के केस में f की वैल्यू जो होगी वो आपकी नेगेटिव होगी, नेगेटिव साइन इधर आ गया, तो -1/0.2 20 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.2 हो गया, और इसको रिजल्ट के फॉर्म में इस तरीके से आप लिख सकते हो, नेगेटिव में आ गए। ठीक है, अगर टोटल पावर कहे तो दिस प्लस दिस दोनों को आप ऐड कर लीजिए, टोटल पावर निकल जाएगा। तो ये तो था पावर ऑफ 2 लेंस। एक छोटा सा थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में ही पढ़ना है। मैग्नीफिकेशन इन लेंसेज, कि लेंसेज में मैग्नीफिकेशन क्या होता है, चाहे लेंस हो चाहे आप लेंस हो या फिर आपके मिरर हो, उस केस में जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये एक इमेज का साइज़ तथा ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है उसका रेशियो कहलाता है। वो देखिए m इज इक्वल टू, जिसको मैंने m से डिनोट किया जाता है इसको H0 इज इक्वल्स टू V/U। HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज की हाइट कितनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। इमेज की हाइट को आप V भी लिख सकते हो और इसको U लिख सकते हो। इसको मैं एक एग्जांपल से देखना चाहूँगी कि ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहाँ पे O है, O पॉइंट है और आपका F। ठीक है, O से F के बीच की डिस्टेंस इन्होंने 6 सेंटीमीटर मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ पे इस पॉइंट पे इमेज बन रहा है। किसका इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फोकस से थोड़ा सा आगे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, और लाइट आपकी कहाँ से इंसिडेंट करी, यहाँ से इंसिडेंट करी, इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इमेज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है ना, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो HI हमें m फाइंड करनी है, तो HI/H0 इज इक्वल्स टू, इसको V/U। V क्या है आपका, हाइट ऑफ इमेज, मतलब कि आपका इसको V भी लिख सकते हो तो +30 होगा, क्योंकि इधर आप देख रहे हो इमेज किस डायरेक्शन में बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैंने +30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको -6 सेंटीमीटर लिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा, यानी कि जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है वो -5 आ गई। तो HI इज इक्वल्स टू H0 इज इक्वल्स टू -5। अगर मैं यहाँ से मुझे कोई पूछे कि HI की वैल्यू फाइंड करो, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, तो ये हो जाएगा -5 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है,
तो तब तक के लिए मैं इतना ही करना चाहूँगी। उसके बाद वेव थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट, गॉस लॉ वगैरह बाद में पढ़ेंगे। इसको आप अच्छी से पढ़िएगा। थैंक यू।